नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रतुल शाहदेव, जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं। उनसे जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे परिसीमन को लेकर, क्योंकि कांग्रेस अभी लगातार परिसीमन को लेकर विरोध कर रही है और महिला आरक्षण बिल को भी लेकर काफी ज्यादा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तो हम जुड़ते हैं प्रतुल शाहदेव जी से। सबसे पहले जोहार श्रेया जी, आपके लगातार के तमाम दर्शकों को मेरा जोहार। सर, अभी परिसीमन और महिला आरक्षण बिल एक हॉट टॉपिक बन गया है पूरे भारत देश में। महिला आरक्षण बिल पर अभी जैसे बिल गिरा अभी लोकसभा में, उसके बाद कांग्रेस जो है पूरी आक्रामक हो गई कि जो 2023 का जो बिल है उसे ही वापस से लाया जाए, उसको लागू किया जाए। कल इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है पुतला भी कांग्रेस ने फूका। देखिए, कांग्रेस इतनी हताश हो गई है ना महिलाओं के आक्रोश से कि अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी को टेररिस्ट बोल रहे हैं, जिन्होंने एक तरीके से टेररिज्म का लगभग सफाया कर दिया देश से। पहले कोई ऐसा शहर नहीं था श्रेया जी जहां धमाके नहीं होते थे। चेन्नई, मुंबई ब्लास्ट कौन भूल सकता है, दिल्ली के कितने मार्केट्स में ब्लास्ट हुए, और उसके पुणे बेकरी केस, कलकत्ता में कितने सारे ब्लास्ट हुए। कहाँ दूर जा रहे हैं, यहीं पे आपको बोध गया में ब्लास्ट हुआ, फिर पटना में प्रधानमंत्री जी की रैली के दौरान ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट से पूरा देश दहल जाता था और हजारों लोगों की जानें गई थी। वो अब दौर समाप्त हो गया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी को आप टेररिस्ट कह रहे हैं। मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे उस पार्टी से आते हैं जिस पार्टी के लोग उस आतंकी हाफिज सईद को हाफिज जी कहते हैं, इज्जत देते हैं। बुरहान वानी जो कश्मीर का बहुत खूंखार टेररिस्ट था, उसे कहते हैं साहब वो भटका हुआ नौजवान था। और ओसामा बिन लादेन टेररिस्ट का मास्टरमाइंड था जिसने अमेरिका में हमला किया था, उसको ये लोग कहते हैं कि साहब ओसामा साहब। और अर्बन नक्सलाइज जो हैं, जो नक्सलवाद की धारा को बाहर सपोर्ट करते हैं शहरों में वेश बदल बदल कर, उनके साथ राहुल गांधी की तस्वीरें आती है रैली के दौरान। तो अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं कि टेररिज्म को जिसने खत्म किया और टेररिस्टों के मन में कितना कांग्रेस के प्रति श्रद्धा है, वो प्रधानमंत्री जी को ऐसा कह रहा है। ये उनकी हताशा दिखाती है। और देखिए, दूसरी बात महिला आरक्षण बिल की थी। तो 2023 में जब ये पास हुआ था तो उसी समय ये प्रोविजन था कि ये जो अगला जनगणना होगा उसके आधार पर लागू होगा। तो बस जनगणना तो अब शुरू हो रही है और ये जनगणना समाप्त होने में कम से कम 2 वर्ष का समय लगेगा। जातीय जनगणना भी होनी है, उसका भी सब कुछ तैयार हो रहा है। तो 2029 के पहले महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो पाएगा। तो प्रधानमंत्री जी ने कितनी सुंदर पहल की। सभी जो प्रदेश के जितने बड़े नेता हैं दलों के, उन सबको पत्र लिखा और पत्र लिखकर अपील की कि साहब आप क्रेडिट ले लो, हमें नहीं चाहिए क्रेडिट, आप लेकिन इसका समर्थन करो। उसके बाद देखिए किस तरीके की स्थितियां हुई कि प्रधानमंत्री जी के आग्रह के बाद भी इन्होंने बिल को गिरा दिया। अब इनको क्या पति थी साहब, पहले इन्होंने एक डिस्कोर्स बनाने की कोशिश की कि साउथ की सीटें घट जाएंगी। गृह मंत्री जी ने फिगर्स के साथ बता दिया कि साउथ की सीटें जो हैं अभी वर्तमान में, वो 1.5 गुना बढ़ जाएंगी। प्रोपोर्शन भी उनका कम नहीं होगा पार्लियामेंट में। आज 5% मान लीजिए तमिलनाडु की सीटें हैं, तो वो 5% ही रहेंगी। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन इसके बाद भी ये नहीं माने। अब ये SC ST और महिला विरोधी हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे 543 अभी चुने हुए MPs आते हैं, वो नॉमिनेटेड होते हैं। अब इसकी संख्या बढ़कर 850 होती, तो सभी राज्यों में 1.5 गुना सीटें बढ़ती। तो महिलाएं जो भी 33% आरक्षण में 180 के आसपास चुन के आती, 185 के आसपास आती, अब तो उनकी संख्या अगले जो 33% रिजर्वेशन है और वो सीटें अगर 850 हो जाती तो ये तो 300 के आसपास आ जाती। तो 120 सीटों का नुकसान महिलाओं को हुआ। SC ST का आरक्षण आप देखेंगे तो SC की जो सीटें उसकी भी संख्या बढ़ती 1.5 गुना, उसका भी नुकसान हुआ। ST की भी सीटें 1.5 गुना बढ़ती। तो कांग्रेस तो पूरे तरीके से इनकी विरोधी ये सिद्ध हो गया। यही फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है। जहां तक डिलिमिटेशन की बात है तो डिलिमिटेशन देश में पहली बार नहीं हो रहा। डिलिमिटेशन मुझे लगता है 7वीं बार हो रहा है। और इससे पहले भी देखिए, संविधान का 42वां संशोधन था, जिस समय ये हुआ था कि 2001 तक सीटों की संख्या फ्रीज हो जाएगी 1971 की जनगणना के आधार पर। 2001 में वो समाप्त हुआ। फिर 84वां संशोधन आया जिससे 2026 तक हुआ कि वो सीटों की संख्या फ्रीज हो जाएगी। अब 2026 के बाद तो अब कुछ उनको करना ही है ना, डिलिमिटेशन समाप्त हो जाएगा। तो नया डिलिमिटेशन बिल लाना था। इनको विरोध किस आधार पर कर रहे थे? महिला विरोधी, SC विरोधी और ST विरोधी है कांग्रेस। तो उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो स्पेसिफिकली कहा गया जातीय जनगणना। हाँ, तो जातीय जनगणना होगी ना, फिर उसके बाद। अभी तो जाति आधारित आरक्षण है नहीं, आरक्षण सिर्फ SC ST को है। और ये जो बोलते हैं कि जातिगत आरक्षण, अगर ये इनके मन में कल्पना है,
तो हमें बताना चाहिए, कांग्रेस को बताना चाहिए कि जो इनका ओबीसी प्रेम है ये सिर्फ छलावा है। 1980 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को मंडल कमीशन बीपी मंडल साहब ने केंद्र सरकार के सामने जमा किया था, जिसमें 27% पिछड़ों को आरक्षण देने की बात थी। कांग्रेस की 2 सरकारें आई श्रेया जी उसके बाद, इंदिरा गांधी जी की और स्वर्गीय राजीव गांधी जी की। 1989 तक 9 वर्षों तक इस बिल को इन्होंने दबा कर रखा। ये 27% आरक्षण पिछड़ों के लिए लागू नहीं हुआ। और जानते हैं सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात, सितंबर 1990 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस बिल को पेश किया, मंडल कमीशन बिल को लागू करने के लिए, हमारे सपोर्ट से वो सरकार चल रही थी, हमारा भी समर्थन था। तो उस समय राजीव गांधी जो तत्कालीन प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने पॉइंट दर पॉइंट मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया, कहा साहब ये देश को तोड़ने वाला बिल है, समाज को तोड़ने वाला बिल है। तो इनका तो ओबीसी प्रेम एक्सपोज्ड है। अच्छा, एक और चीज कही जा रही थी कि झाल मुड़ी खाने से देश नहीं चलता है। ये कांग्रेस के बोल हैं, हमारे नहीं। कोयला खाने से, लोहा खाने से, पत्थर खाने से, 2G खाने से, 3G खाने से, दामाद जी को खिलाने से देश चलता है क्या? अब कोयला, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोयला खाने से, कोयला स्कैम हुआ, कोयला गेट स्कैम, 2G स्कैम हुआ, 3G स्कैम हुआ, जो मोबाइल्स का एयर फ्रिक्वेंसी था उसके बेचने में भी बड़ा घोटाला है, कई लोग जेल गए। अब दामाद जी से तो सब लोग जानते हैं कि हमारा मतलब रॉबर्ट वाड्रा है। अब रॉबर्ट वाड्रा को जमीन खाने का बहुत शौक है। हरियाणा में जो जमीनें लेती हैं उनका वो इंडस्ट्रियल यूज बदल जाता है नेचर, और जो जमीन को शायद 1 करोड़ में लेते हैं, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, उसकी कीमत 100 करोड़ हो जाती है रातों रात। तो ये सब तो खाने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री जी जमीन से जुड़े नेता हैं। देखिए क्या नहीं, ये वंशवादी पार्टियां हैं, ये राजे राजवाड़ों के तर्ज पे चलने वाले लोग हैं। इनको पसंद नहीं साहब, एक चाय वाला, एक कॉमन मैन जो सड़क पे चाय बेचता था अपने पिताजी के साथ, वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो ये देश के युवराज को, राजमाता को और युवरानी को कैसे समझ में आएगा? युवरानी है भाई अभी प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी जी की बहन। युवराज हैं राहुल गांधी जी और राजमाता है सोनिया गांधी जी। ये तो फ्यूडल लोग हैं ना। अब देखिए हेमंत सोरेन जी की बात करें तो इन्होंने भी विरोध किया। इनके परिवार के सारे सदस्य पॉलिटिक्स में है। ये भी पूरे तरीके से वंशवादी पार्टियां है। अखिलेश यादव की बात करें तो उत्तर प्रदेश में उनके यहाँ भी यही स्थिति है। स्टालिन की बात करें वही स्थिति है। और पश्चिम बंगाल में चाची और भतीजे की सरकार चल रही है, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की। बिहार में लालू जी के कुनबे के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। तो वंशवादी पार्टियों को कैसे ये समझ में आएगा श्रेया कि उनके बीच का कोई आदमी नहीं होकर कैसे कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया? हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? नरेंद्र मोदी जी की लंबी आयु हो, हम तो एक्सपेक्ट करते हैं बहुत लंबे समय तक देश को सेवाएं मिले, लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी जी के युग का अंत होगा, हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन उनका अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अगला कौन होगा वो मैं अभी भी बता सकता हूँ। वो जो भी बनेगा बिना गांधी परिवार के कृपा पात्र के नहीं बनेगा। अच्छा, एक और चीज़ थी, मेरा आखिरी सवाल है कि उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि जो बीजेपी है वो महिला विरोधी है, और साथ ही साथ ये भी आरोप लगाए गए हैं कि जो ये महिला आरक्षण बिल है वो महिलाओं के बिल को आगे करके परिसीमन बिल को पास कराने की जो है राजनीतिक खेल खेली जा रही है भाजपा की तरफ से। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि वो भाजपा को महिला विरोधी कर रहे हैं। इनको याद रखना चाहिए जब 1990 में पेश हुआ था ये बिल, उसके बाद ये फिर जब 2010 में पेश हुआ, कांग्रेस के सरकार थी 2010 में। आप देखिए यूपीए के गठबंधन में समाजवादी पार्टी भी थी, जो राष्ट्रीय जनता दल थी वो भी थी। उसके सांसदों ने सरकार में शामिल होने के बाद भी बिल को फाड़ कर फेंक दिया। सोनिया गांधी बैठी हुई थी सदन में, चुपचाप रही और बिल को पेश नहीं होने दिया। राज्यसभा से बिल पारित हो गया महिला आरक्षण का, लोकसभा में पास नहीं होने दिया गया। 2010 में किसकी सरकार थी साहब? यूपीए की सरकार थी। प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। उसमें राजमाता कौन थी? सोनिया गांधी थी। तो महिला बिल को तो उन्होंने लागू नहीं होने दिया। और परिसीमन, जिस समय देश में अंतिम परिसीमन हुआ था और आज के बीच में आबादी 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। एक एक सांसदों के जो क्षेत्र का आबादी है वो 35-40 लाख तक हो गया है। तो इसको तो कम करना चाहिए, वरना सांसद कैसे पहुंचेंगे? विधायकों के क्षेत्र की आबादी 6-6, 7-7 लाख हो गई है। तो इसीलिए बहुत ही सुंदर प्रयास है परिसीमन। और परिसीमन में ना तो आरक्षण घट रहा है, ना क्षेत्रवार कोई संतुलन घट रहा है। फिर इसका विरोध क्यों? ये महिला विरोधी लोग। ये उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ये हम लोग परिसीमन का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम बस चाहते हैं कि जनगणना हो जाए उसके बाद परिसीमन हो।
इस देश ने बहुत इंतजार कर लिया श्रेया जी, और कितना इंतजार कराएंगे। 2-3 साल का जनगणना चलेगी तो 2029 में तो महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। ये चाहते नहीं है ना कि इनके जो अभिजात्य वर्ग की महिलाएं हैं, वो सोनिया गांधी हो या अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव हो, मीसा यादव हो या रोहिणी यादव हो, उनके साथ ये समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाली अगर बेटियों को आरक्षण मिल गया तो वो साथ खड़ी रहेंगी ना, वो भी सांसद बन जाएंगी। तो ये इनको पसंद नहीं। साहब, हमारी बेटियां जो हैं वो कहेंगे अभिजात्य वर्ग से आती हैं, ये समान बेटियां कैसे आ जाएंगी लोकसभा राज्यसभा में? ये यहाँ पर चक्कर है। मतलब कांग्रेस जो है वो महिला विरोधी है। मैंने ओबीसी विरोधी है, महिला विरोधी है, विकास विरोधी। ओबीसी विरोधी मैंने आपको सिद्ध कर दिया। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल दबा के रखा। जब पेश हुआ तो राजीव गांधी ने पॉइंट दर पॉइंट विरोध किया। महिला आरक्षण विधेयक को इनकी सरकार में 2010 में पेश किया, इनके सरकार में शामिल समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल ने फाड़ दिया। अभद्र टिप्पणियां की थी। टिप्पणियां सुनना चाहेंगी क्या कहा था महिलाओं के बारे में? सुनेंगी? बोलने में मुझे शर्म आ रही है। क्या कहा था एक बड़े राजद के नेता ने कि अगर महिला आरक्षण पास हो जाता है, 2010 की बात बता रहा हूँ, तो लिपस्टिक लगाने वाली और बॉब कट हेयर वाली महिलाएं जो हैं वो पार्लियामेंट पहुंच जाएंगी। कितनी शर्मसार करने वाली टिप्पणी की थी महिलाओं के बारे में। और इनका महिला विरोधी चेहरा तो एक्सपोज्ड। तो सुना आपने, ये थे हमारे प्रतुल शाहदेव जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस जो है वो ओबीसी विरोधी है, वो महिला विरोधी है। अब ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि जो महिला आरक्षण बिल है 2023 वो क्या इस बार पास होता है या नहीं। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।